स्वागत है आप सभी का राजस्थान रॉयल्स फैन आर्मी की ओर से आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय जूम मीट में। तो आज हम लोग सिडनी टेस्ट का प्रीव्यू करेंगे और साथ ही साथ गाबा टेस्ट का भी प्रीव्यू करेंगे। तो सबसे पहले सिडनी टेस्ट की बात करते हुए, तो इस टेस्ट में जो कि भारत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हुए इस टेस्ट को ड्रॉ करवाया, लेकिन इस टेस्ट के अंदर कई ऐसी चीजें हुई जो कि जिन पे की चर्चा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस सिलसिले में सबसे पहला सवाल जो मैं पैनल के सामने ओपन करना चाहता हूं वो ये है कि टेस्ट क्रिकेट में स्लेजिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्लेजिंग की गई उन्होंने क्या इसमें लाइन क्रॉस करी, स्पेशली टिम पेन और आर अश्विन के बीच में जो हुआ था। तो मैं अपने पैनल में सबसे पहले सक्षम से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है। मेरे हिसाब से जो स्लेजिंग है टेस्ट क्रिकेट में एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा वाइटल है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप जीत नहीं सकते हैं, बट इट इज इट प्लेज अ वाइटल रोल बिकॉज आप प्लेइंग फॉर 80 ओवर 70 ओवर्स आप खेल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेशन वाइज सेशन ना जो कंसंट्रेशन है उसको लैप्स कराने के लिए कभी कभी, क्योंकि प्लेयर क्या है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अश्विन और विहारी खेल रहे थे, वो उनको जब वो खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने स्पेल बाउंड में चले गए हैं ना, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, उनको बस इतना पता है कि बॉल आ रही है, दे हैव टू ब्लॉक इट। सो कभी कभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पे। सो एज फार एज स्लेजिंग का इस मैच में कंसर्न है, तो मेरे हिसाब से एज लॉन्ग एज वो एक लाइन क्रॉस नहीं होती है दो टीम के बीच में या दो प्लेयर्स के बीच में, है ना, जैसा पास्ट में होता आया है ना, कि लाइन क्रॉस नहीं हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग जिसके लिए हमें किसी तरह की भी वरी होनी चाहिए। बट एक पॉइंट मैं जरूर बोलूंगा, टिम पेन का तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ उन्होंने लाइन क्रॉस करी है ना, वो चीजें होती रहती हैं। आई थिंक उसके बाद में जो आपने देखा होगा, टिम पेन ने जाकर अश्विन से बात भी की थी, हमने देखा था पोस्ट मैच के वक्त में। तो बस एक चीज मेरे को खराब लगी थी, जो वेट नहीं किया था। उनको पता था कि विहारी सिंगल नहीं ले रहे हैं, विहारी जब बॉल गैप में जा रही थी उसी वक्त वो सिंगल नहीं ले रहे थे। तो आई डोंट थिंक सो उनको ये कैसे लगा कि यार वो एक जो है टाइट सिंगल लेंगे, और वो बार बार नॉट वंस, मैंने देखा था 2 बार, तो मुझे याद है कि उन्होंने बॉल उनके मारी थी। तो ये सब चीजें आई थिंक नहीं रखती हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ा कुछ उनका कॉन्सेंट्रेशन के लिए इधर उधर घूम भी रहे थे। वो वेट को मैंने देखा है बहुत बार ऐसे काम करते हैं। सो वो चीज को छोड़कर आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी लाइन क्रॉस हुई। तो हम एक और पैनलिस्ट से भी सेम यही राय लेना चाहते हैं। तो औरी से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बहुत ज्यादा स्लेजिंग हुई, क्या इसका जो इफेक्ट था वो उनके प्रदर्शन पर पड़ा, स्पेशली टिम पेन और लेबुशेन, उन्होंने कई कैचेस छोड़े। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये स्लेजिंग उल्टा पड़ गया उनको। बट जहां तक ये लाइन का बात है, लाइन नहीं क्रॉस करने का, आई डोंट, ये इमेजिनरी लाइन कहाँ शुरू होता है कहाँ एंड होता है ये तो पता नहीं है मेरे को। ये जब भी मतलब आप फ्लैट विकेट पे खेल रहे हो, आपको विकेट नहीं मिला तो इंप्रूव योर स्किल, आप बॉलिंग अच्छा करो ना और मेहनत करो। स्लेज करने का क्या जरूरत है? बिकॉज देयर इज नो, बिकॉज व्हेन जब ऑस्ट्रेलियन स्लेज करते हैं दे से इट्स गेममैनशिप, ऐसा है वैसा है, मतलब वो तो हमेशा ही जस्टिफाई करते हैं, कुछ भी बोल देंगे फिर बोलेंगे ये तो स्लेजिंग, ये तो गेममैनशिप है, ऐसा है। पर वही है कि मतलब ये लाइन पता नहीं कहाँ शुरू होता है कहाँ एंड होता है, और आप ये करते रहोगे तो आफ्टर अ पॉइंट यू विल गेट पर्सनल। ये तो होना ही है, आप पूरा दिन तो ऐसे नहीं बात करोगे ना। तो आई थिंक इसका जरूरत नहीं है, इंप्रूव योर स्किल्स। राइट। तो जैसे औरी ने कहा कि इंप्रूव योर स्किल्स, स्लेजिंग की जरूरत नहीं है, तो मैं यही सवाल जयदीप जी से पूछना चाहता हूं कि ऋषभ पंत जो विकेट की पीछे से कॉन्स्टेंटली चैटर करते रहते हैं, एक इंडियन फैन के पर्सपेक्टिव से, तो क्या ऋषभ पंत को भी ये नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सबका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, मेरे को फैन फोरम पे यहाँ पर अपना ओपिनियन रखने का मौका दिया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है आप सबसे बात करना, चैट करना। और बैक टू द क्वेश्चन, ऋषभ पंत आप कह रहे हैं कि स्लेजिंग विकेट के पीछे से कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से स्लेजिंग किसी हद तक अपनी एक इम्पोर्टेंस रखती है। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही चुपचाप और शांति से खेलेंगे तो मेरे हिसाब से बैट्समैन हमेशा आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। देखिए, बॉलिंग और स्लेजिंग का एक ऐसा मिक्स टीम में होना जरूरी है जो बैट्समैन को प्रेशर मिला है।
देखिए हर टीम की बॉलिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन हर टीम को विकेट मिलते हैं, ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि हर टीम को हर मैच में किसी ना किसी पॉइंट पे विकेट तो मिलता ही है, तो इसमें स्लेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। और ऋषभ पंत की स्लेजिंग थोड़ी सी ओवर है, इस बात को मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। ऋषभ पंत बैट्समैन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना देते हैं, और ऋषभ पंत की स्लेजिंग बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है कभी कभी। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलियंस की स्लेजिंग को, अगर हम अच्छा नहीं कहना चाहते हैं, कि हम मानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग गलत करते हैं, तो ऋषभ पंत के लिए भी सेम रूल अप्लाई होना चाहिए। ऋषभ पंत एक लिमिट तक स्लेजिंग करें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर उस लिमिट को पार करते हैं तो ये उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है, और एज अ फैन ये चीज देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल रोमित से है, अगर हम उस इमेजिनरी लाइन की बात करते हैं स्लेजिंग में, तो वो लाइन कहाँ पे, उस लाइन को हम कैसे डिफाइन करें एज अ फैन, हम उस लाइन को कैसे डिफाइन करें कि जिसके बियॉन्ड किसी प्लेयर को नहीं जाना चाहिए? देखो, एज लॉन्ग एज इट्स द गेम, वो स्लेजिंग ठीक है, बट पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए, या गाली भी देना नहीं चाहिए। उसको तुम टॉन्ट करो, क्या करो, खेल नहीं खेलना आता है, वो सब करो, बट तुम आपको गाली नहीं देना चाहिए किसी प्लेयर को, क्योंकि वो पर्सनल हो जाता है। तो आप उसका बैटिंग टेक्निक में करो कि डिफेंस, जैसे अश्विन डिफेंस कर जा रहा था, तो उसको बोलो तुम शॉट नहीं खेलना आता, बट उसको गाली मत दो। वो टीम पेन दे रहा था, ही वाज यूजिंग द वर्ड फक क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम, तो वो अच्छा नहीं है। बट पंत को देखो, पंत सिर्फ बोलता है कम ऑन ऐश, इरिटेट करता है, बट वो गाली नहीं देता बैट्समैन को। तो वही गाली नहीं देना चाहिए और पर्सनल लाइफ में घुसना नहीं चाहिए, मेरे को लगता है वही लाइन है। राइट। तो मैं इसी डिस्कशन को आगे ले जाना चाहता हूं कि स्लेजिंग जो 22 यार्ड पिच पे हुई वो अलग, लेकिन जो ग्राउंड के बाउंड्री पे फील्डिंग करते हुए जो सिराज के साथ ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने किया, वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम उसको जस्टिफाई करेगी? नमन, मेरा सवाल आपसे है। यस, हाय। जो पिच के अंदर स्लेजिंग होती है वो एक तरफ, और जो क्राउड स्लेजिंग करता है वो एक तरफ, क्योंकि जो प्लेयर बाउंड्री पे रहते हैं उन पे उनका बहुत इफेक्ट पड़ता है, और फिर ये जाके बहुत बड़ा इशू बन जाता है, जैसे कि अभी हुआ और पहले भी कई मैचेस में हो चुका है ये। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने करी, वो डायरेक्ट रेशियल अब्यूज करा उन्होंने, डायरेक्ट उनके लाइक कलर्स वगैरह पे बोला, और लाइक वो एकदम सही नहीं है। और लाइक वो ड्रिंक करके बोल रहे थे, तो लाइक वैसे ही ड्रिंक कर लेते हैं तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता उनका। और जो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो एकदम राइट थी। राइट। तो मेरा सवाल आगे ऋषभ से है। तो एज अ कैप्टन, एज अ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, जब आप खुद स्लेज करते हो और ग्राउंड में जो फैंस जो मैच देखने आते हैं वो प्लेयर्स को ऐसा स्लेज करते हैं, तो एज अ कैप्टन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पोस्ट मैच कि आप इस बिहेवियर के लिए जो इंडियन टीम से कुछ कहें? Hi guys. So as long as there was this very good example which was given by Tim Payne, वो शायद Justin Langdon ने बोला भी था that like after the game when Shiraz and Ashwin was going to the match officials के ऐसा कुछ हुआ है, then Tim Payne was standing there. So which was a very good example on his part के if something like this has happened, जो एक cricket field पे या फिर एक स्पोर्टिंग अरीना में ये नहीं होना चाहिए। लाइक इफ यू आर कमिंग टू द ग्राउंड, इफ यू थिंक लाइक जैसे मैं भी फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू ईडन गार्डन्स और इफ आई गो टू अगर मैं जैसे दिल्ली जाता हूँ यहाँ पे अपने होम ग्राउंड पे मैच देखने, सो आई डोंट हैव एनी राइट कि मैं किसी प्लेयर को देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, तो मैं उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करूंगा। एंड ऑस्ट्रेलियंस या लाइक वो करते ही हैं ऐसा। 2008 में भी उन्होंने सेम किया था, और जो लास्ट हम 2018 गए थे वहां पे भी उन्होंने यही किया था। तो ऑस्ट्रेलिया में ये होता ही है, बट एट द सेम टाइम जो टिम पेन ने किया विच वाज वेरी गुड, जो उन्होंने ही टुक ओवर द आंसर्स, उन्होंने बात करी वहां पे जाके, ऑफिशियल से बात करी। आई थिंक वो अच्छा इनिशिएटिव था उनके एंड से। राइट। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आशीष से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डेविड वार्नर ने भी एज अ प्लेयर सबसे पहले आके उन्होंने टीम इंडिया के प्लेयरों से माफी मांगी, तो उनका ये जेस्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा?
नहीं, हम सबको पता है कि डेविड वार्नर एक बहुत ही मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलने वाले हैं। आईपीएल में हमने सबने उन्हें देखा है कि वो क्या जेस्चर रखते हैं प्लेयर्स के लिए। तो टीम पे अगर मैं वापसी करता हूँ, जैसे डेविड वार्नर ने आके सबसे पहले बात की और माफी मांगी, वो बिल्कुल जायज था क्योंकि एक सीनियर प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उस चीज की। पर देखा जाए टिम पेन की स्लेजिंग, ऋषभ पंत की स्लेजिंग, वो टेस्ट क्रिकेट इज द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम। तो अगर खेल का प्रारूप इतना बड़ा हो जाता है तो प्लेयर फ्रस्ट्रेट होते हैं, विकेट्स नहीं मिलते, बाउंड्रीज नहीं जाती, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो स्लेजिंग निकलती है। पर जो ग्राउंड के बाहर हुआ रेशियल अब्यूज, जो नस्लीय टिप्पणी लोगों से हुई, वो चीज गलत थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक अच्छा नतीजा हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से मांगते हैं कि मतलब कुछ होना चाहिए जो हमारे खिलाड़ियों को ये नस्लीय टिप्पणी ना झेलनी पड़े जब भी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऐसा कुछ सीन होता है तो ये चीजें ना हो, तो इसे क्रिकेट में रखते हैं ना। ग्राउंड के अंदर जो बातें होती हैं वो ठीक है, पर ग्राउंड के बाहर से अगर कोई कमेंट होता है तो वो थोड़ा मोरल डाउन करता है प्लेयर्स का। तो ये स्लेजिंग तो होती रहती है, वो कोई बात नहीं है, बस पर्सनल ना हो। बाकी स्लेजिंग तो होगी, लॉन्ग फॉर्मेट है गेम का, तो इसलिए वो स्लेजिंग तो बनती है। तो यहाँ पे आशीष ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि स्लेजिंग तो टेस्ट क्रिकेट का एक अभिन्न अंग है, लेकिन जब तक कोई भी टीम या कोई भी प्लेयर इसको एक सीमा के अंदर करता है तब तक ये टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। लेकिन अगर ये पर्सनल हो जाता है तो फिर खिलाड़ियों को इससे प्रॉब्लम आती है। तो अब हम आज के चर्चा के अगले मुद्दे पर आते हैं। तो इस मैच में मैन ऑफ द मैच स्टीव स्मिथ को दिया गया, जिन्होंने की 2 बेहतरीन पारियां खेली दोनों इनिंग्स में। लेकिन एक भारतीय फैन के नजरिए से भारत ने जो इस मैच को बेहतरीन तरीके से ड्रॉ करवाया, तो अगर भारत की तरफ से इस मैच में अगर किसी को मैन ऑफ द मैच देना हो तो आपकी तरफ से वो प्लेयर कौन होगा और क्यों? तो सबसे पहले मेरा यही सवाल सक्षम से। मेरे हिसाब से अगर आप रन्स के हिसाब से देखें तो हाँ, मतलब चेतेश्वर पुजारा हो सकते हैं, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट इनिंग में वो खेली पारी और सेकंड इनिंग में उन्होंने जो पारी खेली, बिकॉज ऋषभ पंत अकेले वो काम नहीं कर सकते थे। क्योंकि और चेतेश्वर पुजारा एक तरह से मतलब ऐसा था कि यार एक तरफ से तो एक आदमी रोक ही रहा है बॉल को, और वो जो बॉल जिसपे वो आउट हुए, आमतौर पे हेजलवुड की बॉल जो है इन स्विंगिंग करती है, बट वो बॉल पे कुछ स्विंग नहीं हुआ, वो बॉल सीधी चली गई, इसलिए वो आउट हो गया। अदरवाइज मैं श्योर था कि वो 100 पक्का वहां पे कर सकते थे। अब आप देखें, अगर हम कहें कि हनुमा विहारी या अश्विन है, अगर आपको याद होगा हेडिंग लीग पे एक एशेज का मैच हुआ था जिसमें जैक लीच ने 1 रन बनाया था और लोग कह रहे थे इट इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स जैक लीच हैज एवर प्लेड। सो वो चीजें हैं, है ना। हाइंडसाइड पे जब हम देखेंगे, कोई भी स्कोर कार्ड को देखेगा तो उसमें अश्विन का नाम नहीं होगा, विहारी का नाम नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए रन्स उन्होंने काफी चेतेश्वर पुजारा पे काफी वो भी की कि यार वो नहीं कर रहे हैं अच्छे से, बहुत स्लो खेल रहे हैं। सो आई थिंक चेतेश्वर पुजारा को यहाँ पे थोड़ा सा एज मिल सकता है। तो आई अकॉर्डिंग टू मी चेतेश्वर पुजारा। राइट। तो यहाँ पे हमारे जो पहले पैनलिस्ट है उनका वोट चेतेश्वर पुजारा की ओर जाता है। तो अब मैं दूसरे पैनलिस्ट रोमित की तरफ आता हूँ। रोमित, आपके हिसाब से ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिलना चाहिए था और क्यों? अगर भारतीय नजरे से देखे तो मेरे को लगता है ऋषभ पंत, क्योंकि जब ऋषभ पंत आया था तो उसने उम्मीद जगाई थी कि मैच हो सकता है हम लोग का, हम क्लोज जा सकते हैं, तो इसलिए उधर उम्मीद दे रहा थी कि हम वी कैन सेव द टेस्ट। तो वो 97 बनाया। तो अगर सोचो अगर वो पुजारा के बाद 10-20 में आउट हो जाता तो बहुत प्रेशर हो जाता अश्विन और विहारी के ऊपर, तो वो बहुत एक्सटेंड स्कोर को बढ़ाया। तो इसलिए मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को ही होना चाहिए। एंड ही वो मोटिवेट भी होगा क्योंकि उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। तो ये 97 मार के अगर मैन ऑफ द मैच दिया जाए तो उसका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और ज्यादा अच्छा नॉक्स भी खेलेगा नेक्स्ट मैचेस। राइट। तो हमारे एक पैनलिस्ट का वोट चेतेश्वर पुजारा की तरफ, दूसरे का वोट ऋषभ पंत की तरफ जाता है। लेकिन मैं अपने बाकी पैनलों को ये भी याद दिला देना चाहता हूँ कि ऋषभ पंत ने पहले दिन एक ही ओवर में 2 कैच छोड़े थे, तो आपको वो भी चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अब यही सवाल नमन से। हाँ, मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच नवदीप सैनी को मिलना चाहिए, क्योंकि हमेशा बॉलर अंडर एस्टिमेट होता है और उनको कभी भी मैन ऑफ द मैच के लिए हमेशा बैट्समैन ही अक्सर लिए जाते हैं। लेकिन नवदीप सैनी ने इस पूरे मैच के अंदर 4 विकेट लिए और उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी डाली, कई उन्होंने मेडन ओवर भी डाले
और कई हद तक उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को रोके रखा था। तो इसलिए मेरे ख्याल से नवदीप सैनी इज द राइट, मतलब नवदीप सैनी को मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच। राइट। तो अभी तक हमारे 3 पैनलों ने 3 अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम लिए। तो अभी मेरा यही सवाल जयदीप जी से कि आपके हिसाब से किसे मिलना चाहिए था? देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है एक इंडियन फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो। और देखिए, ये सेकेंड इनिंग की शुरुआत हुई थी जब आपको 4 सेशंस खेलने थे। तब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इनिंग्स की शुरुआत करी, वो काफ़ी अच्छा खेले। शुभमन गिल से मेरे को थोड़ी और एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जितने भी रन उन्होंने बनाए वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन टीम को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों उसी दिन आउट हो गए। दूसरे दिन की शुरुआत हुई, दूसरे ही ओवर में अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए, जिनसे सबको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। और उसके बाद ऋषभ पंत आए, उन्होंने बहुत ही अच्छा नॉक खेला और उसके बाद वो भी आउट हो गए और चेतेश्वर पुजारा भी आउट हो गए। लेकिन इसी बीच जो अजीब सी जो चीज़ मेरे मन में आ रही थी कि मैच अब नहीं आ सकता, मैच नहीं बच पाएगा और इंडिया की बैटिंग कोलाइड करेगी। लेकिन विहारी उस समय क्रीज पे थे, उन्होंने नई बॉल के सामने खेलना शुरू किया, डिफेंस मोड में खेल रहे थे। हालांकि उनके दिमाग में था कि मैच को किसी तरह से बचा लिया जाए और अश्विन ने उनका बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। तो विहारी और अश्विन की जोड़ी ने जो 60-65 रन कंट्रीब्यूट किए 200-250 बॉलों में, वो मैच विनिंग तो नहीं हुए लेकिन मैच बचाव जरूर हो गए। और उनकी जोड़ी के कारण ही मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज हमारी ये मीटिंग हो रही है, ये उनकी जोड़ी की परफॉर्मेंस के कारण ही हो रही है। तो विहारी तो नहीं, अश्विन ने विकेट्स भी लिए और अश्विन ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया, जबकि अश्विन ओवरसीज में इतने अच्छे ऑलराउंडर नहीं माने जाते। उनका बैट से कंट्रीब्यूट कर पाना और उनके विकेट्स निकालने के कारण मैं उनकी तरफ जाऊंगा। अश्विन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और मैच बचाने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। राइट। तो इस कॉन्वर्सेशन को न्यूट्रल रखने के लिए मैं एक और पॉइंट बता देना चाहता हूँ। अश्विन पहले इनिंग्स में विकेटलेस रहे थे। तो अब बाकी तीन पैनलों का व्यू जानने से पहले ये बात बताना जरूरी था। तो मेरा अब अगले पैनलिस्ट ऋषभ की तरफ जाते हैं। ऋषभ, आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए था? आई थिंक मैं जयदीप के साथ जाऊंगा। मैं 2 चीजें बोलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज कि इस टूर से पहले जो हमारे दिमाग में एक चीज चलती थी कि अश्विन फॉरेन ट्रिप्स पे अपने अच्छे एरियाज को हिट नहीं कर पा रहे थे इन अ टेस्ट मैच। सो इस सीरीज में मैंने सबसे पहली चीज तो ये देखी कि अश्विन ने बहुत अच्छा रिसर्च किया था और हर बैटर के खिलाफ उनके पास एक उनके पास एक अटैकिंग रोल, एक अटैकिंग एक था और एक काउंटर अटैकिंग भी था कि अगर ये नहीं चलेगा तो मैं इस पे भी काम कर इस चीज को भी ट्राई कर सकता हूँ। सो आई थिंक वो चीज मैंने नोटिस करी अश्विन की बॉलिंग में। इवन दो आपने जैसे बोला कि वो फर्स्ट इनिंग में विकेटलेस थे, बट सेकेंड इनिंग में फिर उन्होंने 2 विकेट लिए थे एंड वो अच्छे दो बड़े विकेट थे। मोर सो दूसरा पॉइंट, बैटिंग उनकी नहीं चल रही है काफी साल से। देयर वाज द टाइम जहां पे वो नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे थे इंडिया के लिए, 1 साल पहले, 2 साल पहले नंबर 4 पे भी गए, नंबर 5 पे भी गए एंड देन अगेन वो स्लिप हो गए। अब वो 6 या 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। देन एज वी ऑल आर क्रिकेट लवर्स, हमें पता है कि एक एज अ क्रिकेटर आप जब नीचे डिमोट कर दिए जाते हैं कितना मुश्किल होता है एक मेंटल उस मेंटल बैटल को लड़ना। सो आई थिंक वो सबसे पहली चीज तो वो फिजिकल बैटल, बिकॉज वो बॉल लग रही थी, सारी चीजें हो रही थी एंड एट द सेम टाइम मेंटल बैटल भी, क्योंकि इवन दो डिमोशन हुआ है बट स्टिल उन्होंने 150, 160, 170 बॉल खेल के अपने 39 स्कोर किए, which was a monumental task. So I think Ashwin for these 2 points. राइट। तो अभी हमारे 5 पैनलिस्टों में अश्विन को 2 वोट मिल चुके हैं, तो अश्विन 2 वोट से अभी सबसे आगे चल रहे हैं। तो देखते हैं बचे हुए 2 पैनलिस्ट के वोट किसको जाते हैं। तो और ही मेरा सवाल आपसे है, तो आपके हिसाब से आपका वोट किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऋषभ पंत और अश्विन को सेपरेट करना। अश्विन इसलिए क्योंकि डे 4 के एंड में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो उन्होंने बोला था कि सिडनी टेस्ट का जो विकेट है वो स्लो होते जा रहा है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू प्ले द फास्ट बॉलर्स, इन्होंने बोला था ऐसा।
अब जो आदमी बोलता है, फिर जब आदमी फील्ड पे जाके करके दिखाता है तो उसका वैल्यू ही अलग हो जाता है। उसने ऐसा बोला, अगले दिन एक प्रोफेसी टाइप का हो गया, वो जो बोला वो हो गया, करके दिखाया। तो अश्विन को तो रखना ही पड़ेगा। वो बहुत बहुत बहादुरी से बैट किया। जैसे बहुत लोगों ने बोला यहाँ पे कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, उनको डिमोट भी कर दिया गया है, वो अभी 8 नंबर पे बैट करते हैं, 7-8 उस पोजीशन पे, इवन दो ही हैज 4 सेंचुरीज। तो उनका फॉर्म खराब ही चल रहा था, बट बहुत अच्छे से बैट किया। और दूसरा है ऋषभ पंत, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत को टीम मैनेजमेंट ने ठीक से हैंडल नहीं किया है। वो ऐसा हो गया उसका, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, सबको पता है, पूरा दुनिया उसके बारे में बोलता है कि इसको खिलाना चाहिए। अब हालात ऐसे हैं कि वो T20 का प्लेयर T20 नहीं खेल रहा है, ओडीआई नहीं खेल रहा है, टेस्ट पीरियड खेल रहा है। तो वहां से उठ के आके ऐसा इनिंग्स खेलना अगेंस्ट द टर्न नेथन लायन को ऑफ साइड पे, मतलब वो इट शोज कि उसका मतलब ही इज वेरी स्ट्रांग इन द हेड। और प्रोफेशनल क्रिकेट में उस लेवल पे स्किल सबके पास रहता है, ठीक है। वो डिफरेंशिएटर होता है कि आपका हाउ स्ट्रांग यू आर मेंटली। तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू सेपरेट, ये दोनों को मैं देना चाहूंगा। राइट तो आशीष, आपका वोट डिसाइड करने वाला है कि ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ऋषभ पंत की तरफ जाएगा कि अश्विन की तरफ, या आप किसी और कैंडिडेट का नाम भी प्रपोज कर सकते हैं? नहीं, देखा जाए तो जब 5वें दिन अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरा था, तब आई थिंक मेरे सारे ऑलमोस्ट साथी ये समझेंगे कि जब 5वें दिन रहाणे का विकेट गिरा था, तब हम सब एक बार ये सोच में पड़ गए होंगे कहीं एडिलेड वाली कहानी ना दोहरा जाए, कहीं हेजलवुड चढ़ के बॉलिंग ना करने लगे। पर ऋषभ पंत आए और उन्होंने गेम ही बदल दिया। और जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने अपना 50 बनाया, तब हमने ये भी सोचा कि कहीं इंडिया मैच जीत सकता है। और जो उन्होंने हिटिंग एक तरफ से चालू की, नेथन लायन को उन्होंने 2 छक्के मारे, फिर चौके मारे, टिम पेन ने उन्हें रोका, उनका एंड चेंज कराया, उन्होंने उस एंड से भी उसे नेथन लायन को चौके छक्के कंटिन्यू वो मारते रहे, उन्होंने वो प्रेशर ही अपने ऊपर बिल्ड नहीं होने दिया। तो वो दिखाता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है। और बात करें विकेट कीपिंग की, हाँ तो विकेट कीपिंग उनकी थोड़ी डाउन रही है कि कैचेस भी छूटे हैं और मिस स्टंपिंग्स भी हुई हैं, अश्विन की बॉल पे भी कैचेस छूटे हैं, तो वो सीख रहे हैं। अब कीपिंग के मामले में तो धोनी जैसे तो नहीं हो सकते, पर हाँ वो सीख रहे हैं और कीपिंग करेंगे बेहतर। पर बैटिंग की बात करी जाए तो उन्होंने एक बना दिया था, टेम्परामेंट सेट किया था कि हम सब ये सोच में पड़ गए थे कि इंडिया ये मैच जीत भी सकता है। और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद ही ऐसा हमें लगा कि अब ये मैच ड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पुजारा ने चौके मारे, पर पुजारा का विकेट गिरा तो उसके बाद कोई बैट्समैन ऐसा नहीं लगा कि वो हमें मैच जिता सकता है। तो आई थिंक ऋषभ पंत को ये मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने आके मूड सेट किया था मैच का, वो कंप्लीटली डिफरेंट था। सो या ऋषभ पंत फॉर मी। राइट तो यहाँ पे पंत और अश्विन को ऑलमोस्ट बराबर बराबर सपोर्ट मिल रहा है। तो वैसे तो होस्ट को अपना वोट देना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं एक और प्लेयर का नाम प्रपोज करना चाहता हूँ, जैसे रविंद्र जडेजा। तो इस पूरे टेस्ट मैच में अश्विन और लायन के विकेट मिलाकर रविंद्र जडेजा के एक इनिंग के विकेट के बराबर थे। वो भले ही दूसरा इनिंग्स ना खेले तो, लेकिन अगर जैसे उसका नाम रविंद्र जडेजा का नाम यहाँ पे हम लेना भूल गए, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन बैट फील्ड में जो रनआउट और जो विकेट्स के साथ रहा, तो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो लेकिन जैसे सबकी राय है, तो उसके हिसाब से हम अश्विन और पंत के बीच में इस अवार्ड को टाई करते हुए अब हम जाते हैं गाबा टेस्ट की तरफ, जहां पे टिम पेन ने आर अश्विन को बुलाया कि हम गाबा टेस्ट में देखेंगे। तो अब गाबा टेस्ट की बात करते हुए इंडिया का फ्रंट लाइन अटैक, जडेजा, ईशांत, शमी, उमेश, बुमराह कोई अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में भारत के क्या चांसेस हैं कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को रिटेन कर पाएगा? तो ये मेरा सवाल सक्षम से है। आई थिंक मैंने लास्ट जो हमारा फैन ज़ूम हुआ था कल को, मैंने उसमें भी कहा था कि गाबा पे आप कभी भी 5 बॉलर्स के साथ नहीं जाओगे। अगर आप 5 बॉल के जाओगे तो वो सुसाइड होगा। तो मेरे हिसाब से नवदीप सैनी की बहुत सही पेस है और वो बहुत सही काम आएगी। अब बात ये है कि आप, क्योंकि अगर आप स्टैट्स देखें तो रेड बॉल में शार्दुल ठाकुर से ज्यादा एक्सपीरियंस आई थिंक किसी के पास नहीं है इस वक्त। जो भी जितना भी बॉलिंग अटैक है, शार्दुल ठाकुर जितना किसी के पास नहीं है, और वो बैटिंग भी कर सकते हैं। हमने देखा है
लास्ट थर्ड T20 मैच में ऐसा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि हाँ भाई ये 2 छक्के मार के ये बंदा मैच हमें जिता भी सकता है, जब उन्होंने लास्ट ओवर में मारे थे। सो आई थिंक अगर शार्दुल ठाकुर या फिर कोई भी खेल सकता है, पर मैं कभी भी नटराजन को इसमें नहीं खिलाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो क्या होता है कि आपको नहीं मालूम है कि उन्होंने किस तरह से खेला है या क्या किया है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से इंडिया इस मैच को जीत सकता है अगर वो बैटिंग कर ले वहां पे जाके टॉस जीत के, क्योंकि ऑलरेडी 132 ओवर उन्होंने डाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने। राइट। तो जैसे कि सक्षम ने बोला कि भारत इस सीरीज को रिटेन कर लेगा, तो मेरा सवाल नमन से है कि क्या भारत ड्रॉ करके रिटेन करेगा या जीत के रिटेन करेगा? मैं ड्रॉ के साथ जाना चाहूंगा बिकॉज इंडिया के टॉप प्लेयर्स सारे इंजर्ड है, और ऊपर से जो भी यंग प्लेयर्स है उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और गाबा एक ऐसा स्टेडियम ऐसा पिच है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है। और वैसे और अगर अपन नटराजन के साथ जाना चाहे तो नटराजन ने हमको दिखाया है T20 और ODI में वो कैसा खेल सकते हैं, कितनी अच्छी बॉलिंग डाल सकते हैं, तो नटराजन एक बहुत अच्छा बॉलिंग विकल्प रहेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए पूरा टीम का स्ट्रक्चर तो वो एकदम परफेक्ट नहीं होता गाबा टेस्ट के अकॉर्डिंग, सो आई विल गो विद द ड्रॉ। राइट। तो मेरा अगला सवाल ऋषभ आपसे है कि भारत के लिए जो गाबा टेस्ट है उसमें सबसे स्टार बॉलर कौन रहने वाले हैं? आई बिलीव अगर मैं गैबा की बात करूं तो आई थिंक अगर शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं तो शार्दुल, बट अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो आई थिंक जो शार्दुल और सिराज की जोड़ी अच्छा कर सकती है, बिकॉज सिराज क्या है वो अच्छी हाइट से पेस पे बॉल आएगा। एंड मैं बीबीएल काफी टाइम मतलब अब पूरा बीबीएल मैंने ये फॉलो किया है और अच्छा चल रहा है, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ ब्रिस्बेन हीट। सो मैं ब्रिस्बेन को अच्छे से फॉलो करता हूं, तो आई नो कि वो कैसा पिच खेल रहा है। तो आई थिंक वो लास्ट 1 मंथ से अच्छा पिच खेल रहा है, एंड एज लॉन्ग एज सिराज अगर अच्छे डेक को हिट करेंगे तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा लीथल हो सकते हैं गैबा की पिच पे। राइट। तो मेरा यही सवाल जयदीप जी से है इस जूम मीट को थोड़ा न्यूट्रल रखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे खतरनाक बॉलर कौन साबित होने वाले हैं गाबा में? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन पिच हम सभी जानते हैं, गाबा का जो पिच है वो ग्रीन है, फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा करेगा। तो मेरे हिसाब से मिशेल स्टार्क थोड़े से यहाँ पर लीथल ज़्यादा साबित हो सकते हैं, किसी भी और बॉलर पे उनका एज हो सकता है। मिशेल स्टार्क बहुत ही डेंजरस बॉलर है, ये हम सभी जानते हैं, और मिशेल स्टार्क गाबा पे अच्छा परफॉर्म करते भी आए हैं, उनके रिकॉर्ड्स उनके स्टैट्स ये बताते हैं। तो आई विल गो विद मिशेल स्टार्क, और मिशेल स्टार्क अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं गाबा टेस्ट। राइट। तो मेरा अगला सवाल रोमित से है कि स्टीव स्मिथ जो अभी सीरीज में अभी तक नहीं चल रहे थे, उन्होंने इस सिडनी टेस्ट में भरपूर रन बना लिए। लेबुशेन बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन अभी तक डेविड वार्नर के बल्ले से हमने रन नहीं देखे। तो क्या डेविड वार्नर का बल्ला गाबा में बोलेगा? मेरे को लगता है डेविड वार्नर गांव में फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी मारेगा। मेरे को लगता है डेविड वार्नर कमबैक करेगा सेंचुरी मार के। राइट। तो अगला सवाल और ही आपसे है कि डेविड वार्नर सेंचुरी मारने वाले हैं और मिशेल स्टार्क जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाले हैं, और भारत की तरफ से जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि सिराज और शार्दुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ऐसे में क्या रिजल्ट भारत की जीत रहेगा या ड्रॉ रहेगा या ऑस्ट्रेलिया की जीत रहेगा? देखिए, अगर आप शॉर्ट बॉलिंग करते रहोगे, ठीक है, तो डेविड वार्नर सेंचुरी बना ही देगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन से लास्ट टेस्ट मैच में वो शॉर्ट बॉल कर करके इंडियन बैट्समैन को परेशान किया, उससे परेशान होगा बैट्समैन, इंजर भी होगा, पर विकेट नहीं मिलेगा आपको। तो अगर शॉर्ट बॉल नहीं करोगे, गाबा देख के आप अगर जैसे ये इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, तो भरत अरुण को बताना है कि कौन से लेंथ पे बॉलिंग करना है। शॉर्ट मत करो, गुड लेंथ पे बॉलिंग करो, बाकी अपने आप हो जाएगा यहाँ पे। तो वही है कि मतलब ग्रीन पिच देख के, बाउंस देख के अगर आप लालच में आ जाओगे, शॉर्ट बॉल करते रहोगे, फिर तो डेविड वार्नर आपको पूरा दिन मारते रहेगा। राइट। तो ऑस्ट्रेलियन ओपनर की हमने बात कर ली, तो अब मेरा सवाल आशीष आपसे है कि भारत की तरफ से क्या जो इंजरीज के कारण अब जो लाइनअप हमें देखने को मिलेगा, तो उसमें आपके तरफ से शॉ, मयंक या साहा, इन तीन में से कौन खेलता हुआ दिख सकता है?
नहीं, देखा जाए तो मयंक शॉ को तो मुझे नहीं लगता कि शॉ वापसी करेंगे प्लेइंग 11 में। बट अगर चांसेस की बात की जाए तो रिद्धिमान साहा और मयंक अग्रवाल का भी फॉर्म इस टूर में इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ऋषभ पंत एक प्रॉपर बैट्समैन के रूप में आ जाए और साहा को विकेट कीपिंग संभालने को दिया जाए। और हम सब जानते हैं साहा की कीपिंग स्किल्स के बारे में, जो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया था। तो इसलिए हम साहा को एज अ कीपर देख सकते हैं और ऋषभ पंत को एक प्रॉपर बैट्समैन। तो आज की इस मीटिंग को समाप्त करने से पहले मैं सभी पैनलिस्ट से सिर्फ एक शब्द पूछना चाहता हूं कि भारत जीतकर सीरीज रिटेन करेगा कि ड्रॉ करके? सक्षम, जीतकर कि ड्रॉ करके? जीतकर। नमन ने तो बोल दिया ड्रॉ करके। जयदीप, आपसे सवाल। देखिए, इमोशनली बोला जाए तो जीत करके, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडियन टीम थोड़ी सी वीक है, तो ड्रॉ करके। राइट। तो ऋषभ, आपसे। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है, जो भी सिलेक्शन हुए हैं, आउट ऑफ द ब्लू कुछ ना कुछ किसी प्लेयर ने किया ही है। सो आई थिंक अगर कोई भी प्लेयर आएगा तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सो आई थिंक हम जीतने वाले हैं ये टेस्ट मैच। राइट। आशीष, आपसे सवाल। देखा जाए तो इंडियन फैंस हैं तो जीतना ही देखेंगे कि जीत के सी बॉर्डर गावस्कर घर लेके जाएं। पर अगर देखा जाए इंजरीज, बुमराह भी नहीं है, जडेजा भी नहीं होंगे, तो ड्रॉ हो सकता है। बट कोशिश करेंगे जीतने की और जीत के लेके जाएंगे। राइट। तो और आपसे यही सवाल, जीत कर की ड्रॉ? बिल्कुल जीत करके, और सेंड देम गुड वाइब, सब बोलो जीत के विल विन इट। राइट। रोमित, आपसे। मैं ड्रॉ से जाऊंगा क्योंकि लास्ट 3 दिन तो देखा 40% बारिश भी है, तो आई गेस ड्रॉ ही हो जाएगा, बहुत सेशंस नहीं होगा, तो इसलिए आई गो विद अ ड्रॉ। राइट। सुरेंद्र जी, आपसे इस सीरीज को कैसे कंक्लूड करेंगे आप? पूजा करके बारिश आवे तब मैं बहुत खुश होऊंगा। तो हम इस जूम मीट को यही खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत बॉर्डर गावस्कर सीरीज रिटेन कर। थैंक यू। Thank you guys, that was brilliant, that was fantastic, well done guys. Thank you so much guys, that was fun having all of you. Brilliant. Thank you Deep, thank you Deep.